हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया केस डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो हमारे केस है जयंती बाय वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये केस हमारा सेक्शन 11 पे बेस्ड है, प्ली ऑफ एलिबाय पे। इस केस को डिस्कस करने से पहले, इसकी समरी देखने से पहले एक बार हम ये समझ लेते हैं कि आखिर सेक्शन 11 है क्या। लेट्स गो। ये आपको विजिबल होगा। व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम्स रिलेवेंट। जब फैक्ट्स वैसे तो रिलेवेंट नहीं है, लेकिन कब वो हमारे लिए रिलेवेंट बन जाते हैं वो हमें सेक्शन 11 बताता है। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट आर रिलेवेंट in these two conditions. First, if they are inconsistent with any fact in issue or relevant fact. पहले या तो वो इनकंसिस्टेंट है फैक्ट इन इशू से या फिर relevant fact से, और if by themselves or in connection with some other fact they make the existence or non-existence of fact and issue or relevant fact highly probable or improbable, या तो वो उसकी होने की या ना होने की पूरी संभावना ही खत्म कर दे। लाइक अगर मैं बोलूँ कि एक इंसान है बी और दूसरा है ए, तो हम बोले कि बी का मर्डर हो गया है और उसके लिए मर्डर ट्रायल चल रहा है कि किसने किया, लेकिन बाद में अगर बी को ही प्रोड्यूस कर दिया जाए तो ये तो टोटली इनकंसिस्टेंट फैक्ट हो गया ना फैक्ट इन इशू के साथ, क्योंकि वो तो अभी भी जिंदा है। तो कोई ऐसा फैक्ट जो कम्प्लीटली इनकंसिस्टेंट है फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट के साथ, तो फिर हम वो कहेंगे कि वो सेक्शन 11 में हमारे लिए एक रिलेवेंट फैक्ट है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। The question is whether A committed a crime at Calcutta on a certain day. The fact that on that day A was at Lahore, A was at Lahore is a relevant fact. The fact that near the time when the crime was committed, A was at a distance from a place where it was committed, which would render it highly improbable, though not impossible, that he committed it, is relevant. ये हमारा जो एग्जाम्पल है, ये हमारा एग्जाम्पल है प्ली ऑफ एलिबाय का, कि जब भी क्राइम लाहौर में कमिट हुआ तो जो हमारा अक्यूज था वो उस समय कलकत्ता में था, जो कि इस बात को हाईली इम्प्रोबेबल कर देता है कि उसकी प्रेजेंस लाहौर में थी। ऑल्दो इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन हाईली इम्प्रोबेबल कर देता है कि उसकी प्रेजेंस वहाँ पे थी। एक बार हम इसका सेकंड इलस्ट्रेशन भी रीड करते हैं। The question is whether A committed a crime. The circumstances are such that the crime must have been committed either by A, B, C, or D. Every fact which shows that the crime could have been committed by no one else than it was committed by either B, C, D is relevant. जो हमारे पास सारे फैक्ट्स में एविडेंस है, हमारे पास क्वेश्चन है कि क्या ए ने क्राइम किया है, लेकिन जो हमारे पास एविडेंस है कोर्ट के सामने वो बता रहे हैं क्राइम या तो बी ने किया है, या तो सी ने किया है, या तो डी ने किया है। तो इसका मतलब ए ने क्राइम नहीं किया, उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस ही नहीं है। तो इसलिए हम सेक्शन 11 को में जो भी फैक्ट्स आते हैं उनको रिलेवेंट काउंट करते हैं। एक बार आप लोग देख लीजिए कि कभी भी जो फैक्ट्स रिलेवेंट नहीं है वो रिलेवेंट कब हो जाते हैं, या तो वो फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट होता है। आपको पता होगा फैक्ट इन इशू क्या होता है। बेसिकली जो फैक्ट्स डिस्प्यूटेड होते हैं वो फैक्ट इन इशू होते हैं जो कोर्ट को डिसाइड करना होता है। रिलेवेंट फैक्ट वो होता है जो सेक्शन 5 में बता रखा है कि सेक्शन 6 to 55 जो फैक्ट रिलेवेंट है उनको हम रिलेवेंट फैक्ट कहते हैं। अगर उसके होने या ना होने का उसको वो कम्प्लीटली इनकंसिस्टेंट फैक्ट आ जाता है तो फिर वो हमारे लिए रिलेवेंट हो जाएगा, या फिर कोई फैक्ट या किसी दूसरे फैक्ट के साथ कनेक्शन में वो कम्प्लीटली इम्प्रोबेबल कर दे या प्रोबेबल कर दे फैक्टर इशू के होने या ना होने को। ये हमारा सेक्शन 11 था। अब हम इसका केस डिस्कस करते हैं। ये केस भी हमारा प्ली ऑफ एलिबाय पे है। इसमें बेसिकली जो इसके फैक्ट्स हैं वो कुछ इस तरह है। होल्ड फॉर अ सेकेंड।
तो यहाँ पे जो हमारा अक्यूज्ड है उसका नाम भी लिखा दिया गया है हमारी एफआईआर में। लेकिन उसका कहना है कि जिस समय ऑफेंस कमिट हुआ उस समय वो वहाँ था ही नहीं, वो उससे एक ऐसी प्लेस पे था जहाँ का डिस्टेंस वहाँ से 8 घंटे है। तो वो अपने इसी बात वो प्ली ऑफ एलिबाई का थ्रू आउट डिफेंस लेता है, थ्रू आउट द ट्रायल ये डिफेंस लेता है फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज तक, कि जब भी ऑफेंस कमिट हुआ उस समय वो एक प्लेस पे गया हुआ था जहाँ उसका ट्रायल था कोर्ट के सामने, वो वहाँ प्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद वो सेक्रेटेरिएट के ऑफिस में गया था जहाँ पे उसने सिग्नेचर भी किए। उसके बाद वो जू में गया था देखने के लिए क्योंकि टाइम था बस में आने के लिए। उसके बाद वो बस में बैठा और वो फाइनली आया। तो जिस समय मर्डर कमिट हुआ उस समय वो वहाँ प्रेजेंट ही नहीं था, उसका नाम वहाँ पे गलत तरीके से डलवाया गया। आपको पता होगा कि एफआईआर में ना दुश्मनी निकलवाने के लिए लोग इधर उधर के नाम भी डलवा देते हैं। जब भी हम फैक्ट्स देखें तो उसमें पता चलता है कि जब 8 बजे के पास में 8 PM मर्डर हुआ है और 6 AM पे हमारी सुबह एफआईआर लॉन्च हुई है। जो एफआईआर लॉन्च कराने के लिए गया था उसके साथ में एक पर्सन और गया था जिसकी दुश्मनी है हमारे अक्यूज से, जयंती भाई से उनकी दुश्मनी है, तो उन्होंने उनका नाम भी इसमें डलवा दिया। तो ये बहुत प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज है कि उनने अपना रिवेंज लेने के लिए उनका नाम इसमें डलवा दिया। लेट्स गो थ्रू द फैक्ट्स। ये हमारा पहले केस है, ये हमारे फैक्ट्स हैं कि किस तरीके से उधर एक घर था जहाँ पे उनकी वाइफ और उनका बेटा घर पे था, लेकिन वो मिलने आए थे सिंघा मगन से, लेकिन वहाँ पे सिंघा मगन अवेलेबल नहीं थे। तो वहाँ पे कुछ 4 से 5 लोग आए और उन्होंने उनके बेटे को बोला कि वो कुछ शराब वगैरह लेकर आए, बट उनकी वाइफ ने मना कर दी और तभी उनके पड़ोसी उनकी मदद करने के लिए आ गए। लेटर स्टेज पे जाके वो लोग वापस आए और उन्होंने उनके पड़ोसी का मर्डर कर दिया। जब भी इसकी एफआईआर लॉन्च की गई ना उसी में हमारे जो अक्यूज था उसका नाम भी, जो जयंती भाई है उनका नाम भी डाल दिया गया, बल्कि वो उस इंसिडेंट के टाइम पे वहाँ पे थे ही नहीं। इसी बात का डिफेंस लेते हुए उन्होंने अपना वर्जन हाईलाइट किया कि मैं वहाँ पे था ही नहीं, मैं सबसे पहले तो मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में अपियर हुआ था, उसके बाद मैं जू गया, उसके बाद मैं सेक्रेटेरिएट गया जहाँ पे मेरे सिग्नेचर भी है, मेरे पास उसका पास भी है, सब कुछ अवेलेबल है। ये उन्होंने दिखाया, ये सारे हमारे फैक्ट्स लिखे हुए हैं। जो स्टोरी लाइन लिखी है कि उन्होंने जो प्ली ऑफ एलिबाई का डिफेंस लिया तो उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया। आई थिंक आपने सब लोगों ने मूवी देखी होगी दृश्यम, वो इसका सबसे ग्रेट एग्जाम्पल है समझने के लिए कि उन्होंने मर्डर से बचने के लिए ना किस तरीके से प्लॉट किया कि हम मूवी गए, फिर हम सत्संग गए, फिर हमने ये खाया वो खाया। तो मतलब उन्होंने प्ली ऑफ एलिबाई लेने की कोशिश की कि हम वहाँ पे थे ही नहीं। उसी तरीके से हमारे अक्यूज जो है इस केस में उसने इस प्ली ऑफ एलिबाई को लिया कि मैं पहले अपनी डेट अटेंड करने के लिए गया, उसके बाद मैं सेक्रेटेरिएट अपने वहाँ मिलने के लिए गया था, मेरे सिग्नेचर भी है, फिर मैं जू गया और उसके बाद मैं आया। नेक्स्ट हमारे पास वहाँ के जो इंस्पेक्टर है उनका स्टेटमेंट भी है कि अगर सारे रास्ते साफ भी होंगे ना तो भी ट्रेवल करने के लिए वहां से अहमदाबाद से लेके सोंगान तक 8 घंटे लगेंगे। तो इट्स बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है कि वहां पे अक्यूज प्रेजेंट हो। ये हमारे फैक्ट्स हैं, लेट्स रीड देम वंस। In the fact and circumstances of this case, we propose to begin by dealing with evidence of alibi adduced by accused appellant. We have no reason to disbelieve the statement of Kantilal Shah, advocate, the killer, who have disposed that hearing before Additional Development Commissioner had taken place on the date and the accused was present at the time of hearing. The hearing must have lasted for a reasonable length. Assuming withholding, it continued up to 2 to 2:30 p.m. We have no reason to doubt the entry in the Secretariat Register, wherein the name and particulars of the accused appellants are mentioned as one of the visitors to the Secretariat. On that date, along with the signature of the accused appellant against the entry, this shows that on 6/7 1989 the accused did visit Gandhinagar. Assuming that the accused appellant had departed from the office of Additional Development Commissioner at the conclusion of the hearing,
of the case, he must have spent some reasonable time in visiting the secretariat, which would obviously be during the working hours of the day. Thereafter, may have left Gandhinagar for Soghan. According to available modes of transport, would have taken a bus from Gandhinagar for Ahmedabad, and from Ahmedabad he would have boarded a bus for Sogan, which would proceed via Surat only. A public transport required to cover a distance of 300 km, allowing a reasonable margin for the time lost in stoppage on the way, would take about at least 8 to 10 hours. ये बता रहे हैं कि कैसे पहले वो कोर्ट में बिफोर मजिस्ट्रेट प्रोड्यूस हुआ, फिर कॉन्क्लूजन तक वहाँ रुका, 2:30 बज गए उसको, उसके बाद वो सेक्रेटेरिएट के ऑफिस में गया, तो उसने कितना रीजनेबल टाइम वहाँ स्पेंड किया। उसके बाद उसने गांधीनगर से सुगान की बस ली, अहमदाबाद से उधर वो सूरत के थ्रू होकर आ रही थी। अगर उसका नॉर्मल टाइम देखा जाए तो 8 से 10 घंटे वो आने जाने में लेती थी। इट डज नॉट अपियर probable that the accused appellant could have reached Singapore and participated in the incident which is have taken place at 8 p.m. अब वो बता रहे हैं, अब इन सब पर्टिकुलर्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा मुश्किल लगता है कि 8 बजे जब वहाँ पे मर्डर का इंसिडेंट हुआ तब वहाँ पे हमारा अक्यूज्ड प्रेजेंट था। My witnesses are not specific about the overt act attributed to the appellant। कोई भी जो चार विटनेस है केस में, उन्होंने एक ने भी इसके खिलाफ कि इसने किस तरीके से एक्ट किया, कोई इसके लिए एविडेंस नहीं दिया। While some witnesses attribute two specific injuries on the person of a deceased having caused by accused appellant, other only make a generalized statement of this accused appellant have been participated in the assault। कुछ विटनेस ने, दो विटनेस ने तो बोला कुछ स्पेसिफिक इंजरीज के बारे में, लेकिन रिमेनिंग ने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ वो वहां पे था। Secondly, the incident plays at 8 p.m. while the FIR reported at 6 a.m. जो मैंने आपको बताया फैक्ट डिस्कस करते समय, at police station situated about 10 to 12 kilometer from the village। FIR cannot be said to be belated, but the fact remains that the FIR was the first informant was in company of चन्ना भाई धीरू भाई। बेसिकली जो ये पर्सन है चन्ना भाई धीरू भाई, इसके साथ इसका कुछ रिवेंज का सीन था। अब पॉलिटिकल राइवल ऑफ द अक्यूज अपीलेंट। जब एफआईआर सुबह 6 बजे लिखने गए तब जो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट था उसके साथ ये थे। Soon after the incident and before and at the time lodging FIR, a possibility of some एम्बलिशमेंट, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी, अगर ज़्यादा डिले क्यों नहीं करने दिया जाता है एफआईआर में, जस्ट इसलिए कि आप ना उसमें कहानी ना बना सकें, आप ना किसी और को फालतू में इंक्लूड ना कर सकते। वो एफआईआर लिखी जाती है तो अड़ोस पड़ोस दड़ोस सबको इंक्लूड कर लिया जाता है। आप जिससे अपनी दुश्मनी निकालना चाहें वो सबका नाम लिखवाते हैं। उसी चीज़ का एग्जाम्पल हमें यहाँ देखने को मिलता है कि जिस चन्ना भाई धीरू भाई जो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट के साथ गए थे, उन्होंने किस तरीके से अक्यूज अपीलेंट का नाम, जो कि उनका एक पॉलिटिकल राइवल था, वो भी मेंशन करा दिया। दिस accused appellant from the very beginning, no sooner he learned from the accused, जब से उसको ये बात पता चली कि मेरे खिलाफ में केस हुआ है, फ्रॉम दैट स्टेज वो प्ली ऑफ एलिबाई को कोर्ट के सामने प्ली कर रहा है। अब ये हमारे सेक्शन 11 पे नोट्स हैं, लेट्स डिस्कस। सेक्शन 11 of the Indian Evidence Act provides that the facts not otherwise relevant are relevant if they are inconsistent with any fact in issue or relevant fact, or if by themselves or in connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact in issue or a relevant fact highly probable or improbable। The plea of alibi flows from section 11। इलेस्ट्रेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, कि वो कलकत्ता में था लेकिन लाहौर में मर्डर हुआ, तो फिर उसका वहाँ पे प्रेजेंट होना काफ़ी इम्प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है। ये उसी के ऊपर है जो इस इलस्ट्रेशन की यहाँ पे बात हो रही है। द वर्ड एलिबाई origin means elsewhere, कि आप कहीं और थे।
It is convenient term used for defense taken by the accused that when the occurrence took place, he was so far away from the place of occurrence that it is highly improbable that he would have participated in the crime. ये प्ली हमारा एक्यूज लेता है ये बात बताने के लिए कि जब भी अक्रेंस हुआ इंसिडेंट का, वो इतना दूर था कि उसका वहां पे होना एक तरीके से इम्प्रोबेबल है कि उसने वहां पे होके क्राइम में पार्टिसिपेट किया है. एलिबाई इज नॉट एन एक्सेप्शन envisaged in the Indian Penal Code. It is only a rule of evidence. ये हमारा एक रूल ऑफ एविडेंस है. लाइक जर्नल एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड है ना मैं आईपीसी चैप्टर 4 में, लेकिन ये वो नहीं है. ये हमारा एक रूल ऑफ एविडेंस है रिकॉग्नाइज्ड इन सेक्शन 11 दैट फैक्ट्स आर इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट. द बर्डन ऑफ प्रूविंग किसके ऊपर होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा? बर्डन ऑफ प्रूविंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय द अक्यूज सो एज टू फास्टन द लाइबिलिटी ऑफ गिल्ट on him remains on the prosecution and would not be lessened by the mere fact that the accused had adopted the defense of alibi. जो burden of proof रहता है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में, वो हमेशा हमारे प्रोसिक्यूशन पे रहता है. तो अगर प्ली ऑफ एलिबाई ले ली है अक्यूज ने, तो ज़रूरी नहीं है कि उससे जो हमारे प्रोसिक्यूशन का ड्यूटी है प्रूव करने की गिल्ट के अक्यूज की, वो किसी भी तरीके से कम हो जाएगी. द प्ली ऑफ एलिबाई टेकन बाय द अक्यूज नीड टू बी कंसिडर ओनली व्हेन द बर्डन व्हिच लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन हैज बीन डिस्चार्ज फैक्टरली. अगर सबसे बड़ी बात, अगर आप ये बात प्रूव ही नहीं कर पा रहे कि अक्यूज ने क्राइम किया, तो अक्यूज को अपना डिफेंस साबित करने की जरूरत ही कहाँ पड़ी? आपका केस तो पहले से ही खराब है. जब प्रोसिक्यूशन ये डिस्चार्ज कर देता है, अपना बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज कर देता है, जब बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज पे शिफ्ट होता है, क्योंकि आपको पता होगा ओनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है, जब वो अक्यूज पे शिफ्ट होता है तब अक्यूज ये बात प्रूव करेगा कि वो तो वहां था ही नहीं. ये हमारा पूरा प्ली ऑफ एलिबाई के ऊपर है. दिस फ्लोज फ्रॉम सेक्शन 103. द बर्डन ऑफ द अक्यूज इज अनडाउटेबली हैवी which provides that burden as to any particular fact lies on a person who wishes the court to believe in its existence. अगर कोई particular fact किसी person के knowledge में और वो चाहता है कि कोर्ट उसे बिलीव करे, तो उसको उसको कोर्ट के सामने खुद ही प्रूव करना पड़ेगा. उसको उसको कोर्ट के सामने खुद ही प्रूव करना पड़ेगा. ये हमारा सेक्शन 103 बोलता है इंडियन एविडेंस एक्ट का. तो अगर अक्यूज के नॉलेज में वो फैक्ट, तो अक्यूज के ऊपर ही ये बात वो करती है कि वो प्रूव करे कि वो वहां पे नहीं था. Reverting back to the fact and circumstances of the case and keeping in view the nature and the accusation made against the accused appellant and weighing the same against the defense evidence adduced by the appellant in support of his plea of alibi, in our opinion, a reasonable doubt is created in the prosecution case so far participation of this accused in the incident is occurred. कोर्ट ने इस बात को, जो अक्यूज ने अपना जो एक डाउट है वो क्रिएट कर दिया. आपको पता है बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है, उसने बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट कर दिया है जो उसे मिलेगा, क्योंकि उसने डिस्चार्ज कर दिया, उसने प्ली ऑफ एलिबाई को प्रूव कर दिया कि वो वहाँ था ही नहीं. अब एक रीजनेबल डाउट क्रिएट हो गया कोर्ट के माइंड में, जिसका जो बेनिफिट है वो अक्यूज को मिलता है. जब भी एक रीजनेबल डाउट क्रिएट होता है तो उसका बेनिफिट अक्यूज को मिलता है, इसलिए जो उसकी अपील है वो उसको अलाउ कर देता है. और हमारे यहाँ पे प्ली ऑफ एलिबाई का जो डिफेंस है वो उसको मिल जाता है जयंती बाई को. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. सेक्शन 11 हमने ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर लिया कि फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट, हाउ दे बिकम रिलेवेंट. ओसी का एक पार्ट होता है हमारा प्ली ऑफ एलिबाई, और किस तरीके से प्ली ऑफ एलिबाई इसमें लिया गया है और कैसे अप्लाई होता है. इसको और अच्छे से समझने के लिए इसका इलस्ट्रेशन एक से दो बार रीड करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि प्ली ऑफ एलिबाई कैसे ली जाती है. थैंक यू.